ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा आपकी जमा जोखों की, आपकी बचत की, आपके बुढ़ापे के सहारे की, परिवार के संबल की। भाई, आप पैसा कमाते हैं, कुछ बचाएंगे फॉर दैट रेनी डे, बुरे वक्त के लिए, या जरूरत होती है पढ़ाई लिखाई, बच्चा कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, बिटिया का ब्याह करना है, माँ बाप बुजुर्ग हो गए, उनकी दवाई के लिए, उनके इलाज के लिए पैसे तो चाहिए। वो घर में तो कोई नहीं रखता, वो रखे जाते हैं बैंक में, वही महफूज रहेंगे। अब ये बैंक ही डूब जाए फिर क्या? ये तो सिस्टम, जो व्यवस्था है, उसके इकबाल पर, उसके भरोसे पर ही सबसे बड़ी चोट, सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। और ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र में एक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है। 2436 करोड़ 37 लाख कुल रकम जमा है वहां पर। आपके मेरे जैसे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, गरीब लोगों के मेहनत की कमाई। आरबीआई ने फरमान जारी किया, जी बहुत अनियमितताएं हो रही हैं, बहुत गड़बड़ झाला है, बहुत घाटा हो रहा है, ताला लगा दो बैंक पर। ना पैसा निकाल सकते, ना पैसा जमा कर सकते 6 महीने तक। किसी के घर में शादी ब्याह हो, किसी को जरूरत हो, सारी अपनी ताउम्र की कमाई बैंक में डली हो, कुछ नहीं, 6 महीने में फैसला होगा कि ये बैंक चलाने लायक भी है या नहीं। बंद हो गया तो खेल ही खत्म। 5 लाख रुपया लो और अपने घर जाओ, वरना तोड़ तोड़ कर पैसे मिलेंगे। लाखों लोग हैं प्रभावित, कहीं पर कोई चर्चा नहीं। खबरें चला दी कुछ चैनलों ने, दिन में, शाम को कोई चर्चा नहीं। 50 करोड़ लोगों ने कुंभ में डुबकी लगा ली है, बड़ी खबर है। क्या क्या हमारे रिश्ते हो गए अमेरिका से, दोस्ती यारी की बातें हो रही हैं, और आम आदमी की परेशानियों पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं? और आपके सवाल क्या हैं? क्योंकि आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा हैं। तो सवाल भेजिए। बैंक डूब गया है क्या? उसकी कार्रवाई रोक दी है तत्काल प्रभाव से। आज 14 तारीख है, 13 फरवरी से इंडियन कोऑपरेटिव बैंक है एक, महाराष्ट्र में, मुंबई में। 2436 करोड़ 37 लाख की वहां कुल रकम जमा है आम आदमी की। यह बैंक बना कैसे, अस्तित्व में कैसे आया, इसकी भी एक दिलचस्प और बड़ी रोचक कहानी है। 1968 में जॉर्ज फर्नांडिस बहुत ही फायर ब्रांड ट्रेड यूनियन लीडर हुआ करते थे उस वक्त, बाद में तो देश के रक्षा मंत्री भी बने। वो टैक्सी यूनियन के अगवा थे। अब एक टैक्सी चलाने वाले को बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया। वो जमाना ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। 100 करोड़ रुपए डकार जाएंगे बड़े बड़े उद्योगपति, उनको दोबारा से 200 करोड़ देने के लिए बिल्कुल साष्टांग करते दिखाई देते हैं बैंक, सरकारी भी प्राइवेट भी। आम आदमी को चक्कर कटा कटा के, साइन करा करा के थका देते हैं, एहसान ऊपर से लाद देते हैं। ब्याज तो लेंगे ही कि पता नहीं कितना बड़ा एहसान आपको कर दिया कि आपको लोन दे दिया है। खैर, लोन नहीं मिला उस टैक्सी ड्राइवर को। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने सबसे 10-10 रुपए इकट्ठे किए, एक बैंक ही खड़ा कर दिया। लेबर बैंक था उसका नाम। 1977 में फिर उसका नाम द इंडियन कोऑपरेटिव बैंक हुआ, शेड्यूल्ड बैंक बन गया 90 के दशक में। अब इसमें घोर अनियमितताएं हैं जी, घाटा हो रहा है। यकायक अपनी कुंभकर्णीय निद्रा से उठा आरबीआई, सेंट्रल बैंक है, सब पर नजर रखना
बैंक की जिम्मेदारी है, और इसीलिए पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि कुंभकर्णीय निंद्रा। भाई किताबें हैं, आप देखते रहिए ना, उसको फॉलो कीजिए। ये ऐसी नौबत क्यों आई और क्यों आने दिए आपने? और यकायक आप कह देंगे ये 6 महीने ना पैसे निकाल सकते, ना डाल सकते, कोई लोन नहीं ले सकते, बैंक प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। चलिए वो तो ठीक है, मेरे पैसे हैं, अब बोर्ड के इम्तिहान है, उसके बाद मुझे अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेजना है, या मेडिकल कराना है, या आईआईटी में भेजना है, या इंजीनियरिंग करानी है, और मैंने अपने पैसे रखे हुए हैं 10, 15, 20 लाख, 25 लाख आपके पास। अब मैं नहीं निकाल सकता। क्यों? मेरी क्या गलती? गलती बैंक की, गलती आरबीआई की, गलती बड़े बड़े उद्योगपतियों की। बैंक डूबते कब हैं? आपके मेरे 1-2 लाख रुपए के ऋण से तो बैंक नहीं डूबता। डूबता है जी, किसी ने 5,000 करोड़ ले रखे हैं, किसी ने 10,000 करोड़ ले रखे हैं, वो भाग गया इंग्लैंड, लंदन में, वहां पर अंगूठा दिखा रहा है सिस्टम को, तब बैंक डूबते हैं। उसका हर जाना आम आदमी क्यों भरे? आम आदमी का हाल क्या है, पहले उस पर एक नजर डालिए, फिर पूरी कहानी आपके सामने समझाता हूं। घर का खर्चा अभी इसमें से निकालना पड़ता है ना, तो पैसा ही नहीं तो घर का खर्चा कैसा चलने वाली। इन्फॉर्मेशन कोई दिया हुआ नहीं है। आज मालूम गिरा हमें कि बैंक बंद हो गया। कोई मैसेज नहीं, किसी को भी कोई मैसेज नहीं। उसी से निकाल के मैं मेरा घर का खर्चा चलाता था। अब 15 दिन के बाद से रमजान आने वाला, मैं कैसे क्या करूँगा? आज अब मेरा खाता कितना तकलीफ है। मेरा तो 3 लड़कियां है छोटी छोटी, एक रुपया करके तो जमा कर, ऐसे वो है ना पैसा जमा पूंजी सब इधर अटकी हुई है। हम कहाँ जाए? कोई अथॉरिटी नहीं दे रहा है जवाब, कुछ नहीं दे रहा है, प्रायर नोटिस नहीं दिया। कल तक बैंक चालू था, आज बंद हो गया है। मेरे सिस्टर का फोन आया कि लॉकर बैंक बंद हो गया है, तो मैं दौड़ के आ गई। अभी क्या करे बोला, मैं इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ पता ही नहीं कुछ। अभी देखेंगे, कुछ नहीं कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? काम करना पड़ेगा, किधर किसका बर्तन बांधना, कुछ नहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस अपना है भरने का, लाइट बिल भरना है, बच्चे लोग का देखना है। ये इतना बड़ा झटका आम आदमी को देने की नौबत क्यों आती है? आम आदमी को नोटिस क्यों नहीं दिया गया? उनको पहले आगाह क्यों नहीं किया गया? बंद कर दिया जी। आम आदमी पैसे लेकर भाग गया कहीं। जो जिम्मेदार है उसको पकड़ा क्यों नहीं आपने? इसका जवाब कौन देगा? सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, मुझे यकीन है, अब इसमें पूरे बयान को गौर कीजिएगा, कितनी सफाई से हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए निकलता दिखाई देगा। मुझे यकीन है कि आरबीआई ने यह कार्रवाई इसलिए की होगी क्योंकि उसे यह जरूरी लगा होगा। अच्छा, आरबीआई को जरूरी लगा होगा तो कर दिया। आम आदमी भटकता रहे। वो 87 साल के बुजुर्ग रो रहे थे कि अब रमजान आएगा, मैं क्या करूं। एक महिला ने एमटीएनएल में काम करती थी, 19 लाख रुपए, नाम भी बता देता हूं, शोभना पेडनेकर, 19 लाख रुपए बैंक में जमा है, इसी बैंक में। अब वो कह रही हैं इसके ब्याज से मेरा खर्चा चल जाता था, अब तो किसी के बर्तन भांडे धोने पड़ेंगे। एक इज्जतदार जिंदगी जीने वाली एक एमटीएनएल से रिटायर्ड हुई कर्मचारी बर्तन भांडे धोने के लिए, बाई बनने के लिए, अब वो सोच रही है मुझे मजबूर होना पड़ेगा। और किरट सोमैया बहुत एक्सपोजे करते हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, कह रहे हैं लोगों को उनका पैसा ब्याज समेत मिलेगा, जिनके कारण बैंक डूबा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत अच्छा। 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक भी ऐसे ही डूबता हुआ दिखाई दिया था। बंद नहीं हुआ है वो बैंक, पर वहां भी यही पाबंदियां लगी थी। अब उसी बैंक में खाता है सरदार गुरजोत सिंह। वो कह रहे हैं 6 सालों में 7 लाख रुपए ही निकाल पाया हूं। बैंक बंद नहीं हुआ, और बंद हो जाए तो पहले तो 1 लाख रुपए मिलते, आपके कितने भी पैसे जमा क्यों ना हो, जमा रकम समेत ब्याज भी 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं मिलने थे। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, ये इंश्योरेंस देती है, तो 5 लाख रुपए आपको दे देंगे। 100 करोड़, 200 करोड़
कि कर्ज माफ हो जाएंगे बड़े बड़े कर्जदारों के, उसके चलते बैंक डूबते हैं। आम आदमी के पल्ले हाथ 5 लाख आएंगे, चाहे 20 लाख भी पड़े हो। 80 बैंक लाइसेंस रद्द हो चुके हैं 2014 से, पिछले 10 सालों में, और इनमें 45% यानी कि 36 महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में ही बैंक बंद क्यों होते हैं? क्या गड़बड़ झाला है भाई? और ये कोऑपरेटिव बैंक में ही ऐसा क्यों होता है? नोटबंदी भी हुई थी इस देश में 8 नवंबर 2016 को, और 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच कोऑपरेटिव बैंक्स में 17 राज्यों में 9,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। इन पर कब्जा भी बड़े बड़े राजनेताओं का होता है। रोता बिलखता आम आदमी है, कोई सीधा सीधा जवाब तक नहीं मिलता है। स्वायत्त संस्था है आरबीआई, सेंट्रल बैंक है, लेकिन मातहत तो वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय के करता है वो काम। वित्त मंत्रालय से कोई बयान नहीं, आरबीआई से कोई बयान नहीं। आम आदमी वहां पर खड़ा हुआ बिलखता हुआ घूम रहा है, सर खुजलाता घूम रहा है। टेंशन हो रखी है लोगों को, पर किसी को कोई लेना देना नहीं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, गलती बैंक करे, हर्जाना आम आदमी भरे, और अमीर का कर्ज माफ, गरीब की बचत साफ। चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से 2 खास मेहमान, एनसीपी सत्ताधारी दल भी है, महायुति की सरकार है वहां पर, एनडीए की सरकार है महाराष्ट्र में। उनके राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव। आरएलडी एक और अहम घटक एनडीए का, उनके महासचिव लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और समझते हैं ये लेनदारी देनदारी का जो कारोबार है, मलूक नागर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा है मेरे साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, और 2 एक्सपर्ट्स हैं, अशोक मट्टू साहब आरबीआई जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं, जनरल मैनेजर रह चुके हैं, और अश्वनी राणा जी जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स की। तो बैंकिंग व्यवस्था को ये भली भांति जानते हैं। अश्वनी राणा साहब, मतलब किसी भी दिन आरबीआई बस अपनी निद्रा से, मैं फिर से वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कुंभकर्णीय निद्रा से जागकर वो कहेगा ओहो इस बैंक में तो गड़बड़ झाला चल रहा है, अब ना आप पैसे जमा कर सकते, और ज्यादा जरूरी है अब आप पैसे नहीं निकाल सकते 6 महीने तक, अभी हम तफ्तीश करेंगे। क्या कमाल है! आम आदमी को बताने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उसे आगाह करना यह किसकी जिम्मेदारी है? आम आदमी लेकर भाग गया क्या पैसे? क्या है कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि रिजर्व बैंक एकदम जागा है। रिजर्व बैंक ऑडिट करता है, बैंक का अपना ऑडिट भी रहता है, वो उसको मॉनिटर करता है एज ए रेगुलेटर। लेकिन अब हम कहें कि भाई पहले नहीं बताया, अगर पहले बताया जाए तो आप देखिए जैसे पैनिक है, लोग एकदम से पैसा निकालने आ जाएंगे, पैसा निकाल लेंगे तो उनका पैसा है, नहीं ठीक है ना, लेकिन जो बैंक को आरबीआई इस प्रकार रोक लगाकर मॉनिटर करके बचाने की स्थिति में है, वो पैसा ही निकल जाएगा तो वो वैसे ही कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए रिजर्व बैंक ये एक सिस्टम है उसका कि कहीं ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है तो एक मॉनिटोरियम लगाया जाता है 6 महीने। अभी आज रिजर्व बैंक ने जो बोर्ड है उसको ख़त्म कर दिया है, कंट्रोल रिजर्व बैंक ने ले लिया है, वो सब देखेगा क्या गड़बड़ी है, कहाँ का डेफिशिएंसी है। क्या करे? मेरे घर में शादी होने वाली है अगले महीने, देखिए मेरा बच्चा बोर्ड के एग्जाम्स दे रहा है और उसको मैं इंजीनियरिंग करवानी है। आम आदमी की पैसे को प्रोटेक्ट करने अगर रिजर्व बैंक कोई एक्शन ना ले तो और बड़ा प्रोटेक्ट कर रहा है रिजर्व बैंक। 80 बैंक उनके लाइसेंस रद्द हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैनेज होते हैं। रिजर्व बैंक ये शेड्यूल बैंक है,
ये शेड्यूल बैंक है, ये एज ए रेगुलेटर रिजर्व बैंक इसके ऊपर कंट्रोल करता है। लेकिन जो चीज़ें हैं बहुत सारी, वो स्टेट का भी उसमें रोल रहता है। और आपने महाराष्ट्र कहा, बिल्कुल वहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक जो डूबे हैं वो उनके ऊपर शिकंजा वाकई पॉलिटिशियन का था। इसमें भी मैं तो कहता हूँ, चाहे किसी गलत ऑडिटर की रिपोर्ट के कारण वो चीज़ सामने नहीं आई, चाहे किसी बोर्ड मेंबर के नहीं आए, उसको पनिश करना चाहिए, जो भी उसके सज़ा हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि बैंक आरबीआई डूबने नहीं देगी। पहले जो महाराष्ट्र, अरे आम आदमी तो डूब जाएगा 6 महीने नहीं डूबेगा, में, बिल्कुल नहीं डूबेगा, बिल्कुल नहीं डूबेगा। उनको आम आदमी नहीं डूबेगा। उनके पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए शोभना पेडनेकर वो कह रही है अब मुझे भाई बनना पड़ जाएगा, मेरे तो 19 लाख सारी जमा जो हुआ है उसी ब्याज से मैं अपना घर चलाती थी। में सारा पैसा बार बार कहा जाता है, क्यों रखते हैं लोग? एक लोग ही आम आदमी गलती करता है, वो जो 100 200 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ के लोन ले लेते हैं, उनके कर्जे माफ हो जाते हैं। प्रोटेक्शन के लिए हम इतना सारा जो भी रिटायरमेंट का पैसा है एक छोटे बैंक में लगा देते हैं, सिर्फ कि आधा % वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट फालतू मिलता है। हाँ, क्यों क्या करते हैं आम आदमी? उसको होती है ना ये लालच तो होता है। इसलिए उसको पैसे को बांट के रखना चाहिए। और फिर हमने सरकार से वैसे भी कहा है कि ये जो लिमिट जो है इंश्योरेंस की बढ़ाई जाए, नहीं तो ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स करते क्या है, ये सेंट्रल बैंक बिल्कुल बैठा हुआ है वहां पे। उनको पनिश करना चाहिए, उनके ऊपर जो है पनिश किया है कि नहीं वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुझे यकीन है आरबीआई ने ये कार्रवाई इसलिए की होगी क्योंकि उसे ये जरूरी लगा होगा। कितने मासूम हैं, कितने भोले हैं, कितने नादान हैं, कितना भरोसा करते हैं। और महाराष्ट्र में 80 बैंक जो बंद हुए हैं पूरे देश में, उसमें से 36 महाराष्ट्र में ही। ये महाराष्ट्र में ही क्यों हो रहा है भाई? देखिए संदीप जी, पहले तो इसको आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि अर्बन बैंकिंग के ऊपर बहुत लोगों ने काम किया और वहाँ की जो लीडरशिप थी, कोऑपरेटिव की लीडरशिप, उन्होंने अपनी संस्थाएं खड़ी की हैं। तो जहाँ पे संस्थाएं ज़्यादा होंगी वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं भी ज़्यादा होंगी। तो महाराष्ट्र का जो परसेंटेज है उसके पीछे एक मूल कारण ये है। लेकिन इसमें बड़े आदमियों का, उद्योगपतियों का, राजनेताओं का कितनों के पैसे डूबे हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। आज तक ये लाइसेंस रद्द हुए, कितने उद्योगपतियों के पैसे डूबे? संदीप जी, ये जो बैंक्स हैं इसमें सभी तरह के लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, सभी लोगों के डिपॉजिट होते हैं। इसमें व्यापारी भी हैं और इसमें रिटायर्ड लोग भी हैं और इसमें आम आदमी भी है। इसमें अभी जो आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल सच है कि अभी वहाँ पर जो लोन दिए गए होंगे उन लोन को देने के साथ ही साथ उनको वहाँ पे कोई ना कोई गारंटी होगी प्रॉपर्टीज़ की, कुछ और एसेट्स रखे होंगे। अभी आरबीआई उसका प्रॉपरली मूल्यांकन करेगा कि कौन से एसेट्स ऐसे मूल्यांकन तो होता रहता है। मुझे एक चीज बताइए, आरबीआई का ही आंकड़ा दे रहा हूं ब्रजमोहन भाई, 2023-24 में 1,18,000 करोड़ के कर्ज माफ कर दिए गए, साफ कर दिए गए। 2022-23 में था ये 1,58,000 करोड़, 2021-22 में 1,38,000 करोड़, 2020-21 में 1,71,000 करोड़, 2019-20 में 2,03,000 करोड़, 2018-19 में 2,10,000 करोड़। पिछले 10 सालों में 14,56,000 करोड़ आपने बट्टे खाते में डाल दिए। यहां पता है द इंडियन कोऑपरेटिव बैंक में ब्रजमोहन भाई 2,436 करोड़ 37 लाख रुपए आम आदमी के। अरे इसका प्रावधान करने में 6 महीने के लिए उनको खून के आंसू रुलाओगे? यह व्यवस्था है? देखिए, ये जो फिर संदीप जी बात फिर समझिएगा, ये बात आरबीआई के जो ऑडिटर्स हैं उनकी मैं समझा रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं खुद बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूं। मैं कोऑपरेटिव बैंक का मैं डायरेक्टर रहा, मैं एपेक्स बैंक का लंबे समय तक डायरेक्टर रहा और इसकी पूरी वर्किंग को मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपसे बात कह रहा हूं। आरबीआई ने इसमें निश्चित रूप से आरबीआई के जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने, और जो लोकल ऑडिटर्स हैं उनकी गलती है इस मामले में। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो उनका संचालक मंडल है जो लोन देता है, इस पर एक लोन कमेटी बनाई जाती है। लोन कमेटी ये तय करती है कि हमको कितने रुपए देना है और उसको देने के पीछे भी
ये रहता है ये कि गड़बड़ कितना झाला पैसा आप हमने लोगों लोन ने पे ही दिया फैलाया है, हुआ है उसका ना। क्या ब्याज हमारे पास आ रहा है। आपने बताया आप कोऑपरेटिव बैंक में बड़े पद पर रहे, वो राजनेताओं के कब्जे में है कोऑपरेटिव बैंक्स, ये तो जग जाहिर है। और इसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पकड़ राजनेताओं की है कोऑपरेटिव बैंक्स में। वो जब नोटबंदी हुई थी गुजरात में, सबसे ज्यादा पैसे कोऑपरेटिव बैंक्स में जमा हुए नोटबंदी के बाद। ये संयोग थोड़ा है। अब खुलकर लोग बात नहीं करने को तैयार, वो अलग बात है। संदीप जी अपन इसी बात पे फोकस करें। हाँ। नहीं संदीप जी, विषय से अपन भटक रहे हैं, अपन इसी अच्छा भटक गया मैं, बेहतर होगा। या असल विषय पे चला गया था मैं। मध्य प्रदेश में जिस बैंक पे मैं था, हाँ। नहीं अभी अपन मैं सोचता हूँ जिस बैंक के लिए अभी आपने ये शुरुआत की, अपन उस पर बात करें कि उस पर, क्योंकि वहां के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनमें भय पैदा ना हो, ये भी जरूरी है। आपकी मेरी चर्चा को लाखों लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे वो लोग भी होंगे भय जो तो पैदा वाकई हो गया, खातेधारी हैं। 6 महीने मैं अब वो चाहता हूं पैसा कि नहीं उनके निकाल सामने सकते। स्पष्ट हो। अब इसमें भय क्या रह गया? कल से वो लागू हो गया है उनके फरमान। क्या प्रोटेक्शन? अरे मुझे मेरा पैसा मैं जब चाहिए मुझे, देखिए उनके प्रोटेक्शन के लिए है ब्रजमोहन। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसी प्रोटेक्शन। मेरा पैसा जब मुझे उसकी जरूरत है मैं इस्तेमाल ना कर पाऊं, उस पैसे का क्या करूं? अचार डालूंगा उसके बाद उसका। नहीं आपकी संदीप जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, भावनात्मक रूप से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी संस्थाएं किसी ना किसी कानून के तहत चलती हैं, किसी कानून के तहत इनका पंजीकरण होता है, और वहाँ पर जो खाताधारी होते हैं, जो वहाँ पे मेंबर बनते हैं, वो भी एक कानून के तहत मेंबर बनते हैं। तो सारा जो एनालिसिस होगा उसी के आधार पे होगा। तो वहाँ जो अभी भी एक मूल सवाल का जवाब नहीं मिला। मोदी जी की सरकार ने, एक मिनट ब्रज भाई, 2436 करोड़ 37 लाख, फिर से ये रकम बता रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं आरबीआई की फीलिंग्स का कि आम आदमी का ये 2436 करोड़ रुपया खराब नहीं होना चाहिए। अरे 14,56,000 करोड़ बट्टे खाते में डाल देते हैं। यहां कह दो भैया अपने पैसे निकाल लो, फिर हम देखेंगे किसने गड़बड़ झाला किया और उसको टांगेंगे। आम आदमी को क्यों टांग रहे हैं? संदीप जी मैं आपसे यही कह रहा हूं, आम आदमी की सुरक्षा के लिए ही मोदी जी की सरकार ये नियम लेकर आई कि हम 5 लाख का प्रोटेक्शन देंगे। इसके पहले तो अगर पैसा ऐसी स्थिति बनती थी तो खाली 1 लाख रुपया मिलता था उसको। अच्छा, लेकिन कम से कम इस सरकार ने प्रोटेक्शन देके 5 लाख रुपए की है। शोभना को आप दूसरी बात एक और बात बताना चाहता हूं, चूंकि 19 लाख है, 5 लाख में संतोष कर लेना। 6 महीने बाद ऐसा भी हो सकता है कि 5 लाख ही मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, उनको बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, क्योंकि बैंक के पास एसेट्स भी होते हैं। जो जिन लोगों के उन्होंने, जो इनके बारोअर्स हैं, उनके एसेट्स भी हैं इनके पास, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक के पास कानून जो है वो मैंने कानून पढ़ा है, बहुत सारे इसमें चेक एंड बैलेंसेस हैं। उससे ऊपर तो नहीं जाएगा ना। नहीं वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर अप टू 5 लाख, सपोज अगर कल को एसेट रिकवरी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। तो अगर उसकी एसेट्स इतनी है। अब यहां पर आरबीआई के बारे में ये कहा जा रहा है, चरण सिंह सापरा भाई, आम आदमी के पैसे को सुरक्षित रखना भी तो जिम्मेदारी है। आरबीआई अब ये कदम उठा रहा है, ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी, भाई दोनों तरफ से आप सवाल उठाने लग जाओ। दे आर प्रोटेक्टिंग द कॉमन मैन्स मनी, जो जमा जोखू है, बचत है, उसे सुरक्षित रखने की कोशिश है। देखिए संदीप जी, हैरत की बात है, आपने खुद बताया है कि 80 बैंक जो है उनके लाइसेंस रद्द हुए, यानी 80 बैंक जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव या रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो बंद हो चुके हैं। तो उन बैंकों में कितना लोगों का नुकसान हुआ होगा? क्या आरबीआई उसकी जवाबदार नहीं है? क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसकी जवाबदार नहीं है? तो ये तमाम सारी बातें हैं। जब ये बैंकों के ऑडिट होते हैं, ये क्वार्टरली ऑडिट होते हैं जो आरबीआई मॉनिटर करती है, तो क्वार्टरली ऑडिट में क्या ऑडिटर्स को पता नहीं चल रहा था ये जो पैसों का गमन हो रहा है या कोई लॉसेस हो रहे हैं बैंक को, कोई नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, तो ये एक दिन या कोई एक हफ्ते में नहीं होती है ना, ये तो लगता है 6 महीना साल इसमें लगता है। बैंक के विशेषज्ञ यहां पर बैठे, तो जो आरबीआई के ऑडिटर आते हैं, क्वार्टरली ऑडिट करते हैं, वो क्या सोए रहते हैं? यानी पैसा गमन करे मैनेजमेंट, डायरेक्टर गमन करे और ऑडिटर्स की साठगांठ हो, और उसका नुकसान या जुर्माना जो हो वो मिडिल क्लास या गरीब वर्ग उसका जुर्माना जो है वो भरे।
ये कहां का इंसाफ है? और यहां पर तो इस बैंक की जब बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, अभी डिटेल में इंक्वायरी होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने अगर कहा है या केंद्र सरकार, मोदी सरकार अगर इसमें संजीदगी से इंक्वायरी करे तो इसी बैंक में, मैं आज आपके शो पे लाइव कह रहा हूं, इस बैंक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, विधायक का अकाउंट है और आरएसएस के लोगों के अकाउंट है। 15-15 करोड़ रुपया उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर या अपने नाम पर या अपने बिजनेस के लिए या कार लोन के लिए लिया है। 15 करोड़ रुपया एक विधायक ने। तो इसकी तहकीकात क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? वो 15 करोड़ रुपया लेते हैं और बैंक को नुकसान होता है और आम आदमी जो है वो कतार में खड़ा, लाइन में खड़ा है। ये शूट और ये सरकार जब अभी नाम बताइए, अगर आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, कौन है आरएसएस का वो पदाधिकारी या बीजेपी का नेता? उसे सार्वजनिक करिए। बिल्कुल इसकी तहकीकात करें, आपको भी पता चल जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा खुद ही। मैं इसके आगे की बात पे 1 मिनट आता हूं, फिर आप बोलेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा कि ये कह रहे थे, बृजमोहन शर्मा कह रहे थे कि कानून के हिसाब से सब कुछ होता है। मुझे बताइए, येस बैंक को अलग कानून लगता है और पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को अलग कानून लगेगा और इसको अलग कानून लगेगा? भाई येस बैंक को इसलिए अलग कानून लगा, उसे तो 4 दिन या 5 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया दे दिया। एसबीआई का एक कंसोर्शियम बना था जिसमें सरकार ने कई सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया। 10,000 करोड़ रुपया 4 या 5 दिन में, और उस येस बैंक को फिर से खोल दिया क्योंकि वो पूंजीपतियों का बैंक था, क्योंकि उसमें अडानी, अंबानी, पतंजलि और तमाम सारे पूंजीपतियों के अकाउंट थे। तो ये सरकार के कानून भी जो है वो अमीरों के लिए अलग हैं, गरीबों के लिए अलग है या मिडिल क्लास के लिए अलग है। ये सूट बूट की सरकार है। जो श्री राहुल गांधी जी कहते थे वो बात सच है, वो आज सिद्ध हो रही है। आपने नाम बताया कि यहां पर जो बट्टे खाते में 14 लाख करोड़ रुपया चला जाता है और यहां पर पिछले 10 साल में 6,10,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो जाते हैं। एक साल में, आरबीआई का डेटा दे रहा हूं, एक साल में 13,000 बैंक फ्रॉड होते हैं पिछले एक साल में। तो ये सरकार कर क्या रही है भाई? सरकार क्या कर रही है? सरकार की जवाबदेही तो हम तय करेंगे ही। अब नाम भी आपने, क्योंकि नाम का भी आपने कहा, मैं नाम भी बता दूंगा, तो बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राम कदम जी। मैं एक नाम बता रहा हूं, उनका आप देख लीजिएगा, वो इलेक्शन कमीशन को जो सबमिट किया है आपको दिख जाएगा उसी में। उन्होंने लोन लिया है, 15 करोड़ का लोन लिया है। सरकार करती है वो देखेंगे हम। तो यहां तो नाम भी ले दिया है, पर एक चीज अभी 1 मिनट रुकिएगा चरण सिंह साहब। नहीं, आपने बिल्कुल, वो मैंने चुनौती दी, आपने स्वीकार्य नाम दिया है। अब देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होगी। लेकिन चरण सिंह साहब, एक मिनट में समझ गया मट्टू साहब, पर जो एक बात चरण सिंह सापरा कह रहे थे वो तो सही है। हर तिमाही में एक समीक्षा होती है बैंक की। अब ये जो बैंक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसके बही खातों पर मैं नजर डाल रहा था। 31 मार्च 2024 तक के बही खाते। बैंक का घाटा 22 करोड़ 70 लाख। कुल जमा रकम जो मैं 4 बार बता चुका हूं, 2,436 करोड़ 37 लाख। बैंक पर उधारी 245 करोड़ 98 लाख। बैंक का निवेश 1,264 करोड़ 71 लाख। अब मैं स्टूडेंट तो इकोनॉमिक्स का मैं भी रहा हूं, ये तो ऐसी स्थिति तो नहीं थी। 1 साल पहले की बात है ये, 10 महीने पहले की, कि भाई बैंक डूब जाएगा। तो वो तिमाही में, हर तिमाही की समीक्षा में आप पकड़ नहीं पाए, सो रहा था क्या आरबीआई? बात तो ये है कि देखिए, आरबीआई का जो ऑडिट है हर तिमाही नहीं होता। हम ये आपको बता दें कि वो एनुअल हो सकता है और अच्छे बैंकों का शायद बाई एनुअल 2 साल में एक दफा भी होता है। डिपेंड करता है बैंक की क्या रेटिंग है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड। आरबीआई के अलावा इंटरनल ऑडिटर्स भी होते हैं। वो तो होते हैं, वो अलग रिपोर्ट तो भेजेंगे ना आरबीआई को। शेड्यूल बैंक है आरबीआई के पास, ऑफ साइट मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म भी है जिसमें वो पीरियोडिक रिटर्न्स। तो मैं वही जानना चाह रहा हूं, 31 मार्च 2024 तक ऐसा लगता था आपको? नहीं लगता था। उसका कारण मैं बताता हूं। अब आपने देखा 2400 करोड़ है ना, इसमें से कुछ ये जो 1200 करोड़ की उन्होंने जो लोन दिया है, इसके अलावा उनकी इन्वेस्टमेंट भी होगी। मैं एक उदाहरण, इन्वेस्टमेंट है ये, लोन नहीं। ये तो बैंक का निवेश मींस की एज लेंडिंग्स। और क्योंकि
बैंक लेंडिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करता है। ओके, ठीक है, जैसे कुछ तो फिक्स्ड होगा, कुछ तो सेफ होगा, जैसे SLR है, वो तो सरकारी बॉन्ड में है, वो तो पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, भारत सरकार का वो उसमें होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो है। एक उनकी CRR है, वो तो दोनों रिक्वायरमेंट है, पर शेड्यूल बैंक के लिए। हाँ, वो पैसा सेफ है। बट जहां तक अब सवाल ये होता है कि 2024 से लेके जो अब तक जो इस पीरियड में उस लैंडिंग्स का या उस इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, ये उनको ये घटना दुर्घटना कहाँ हुई, बीच में इंटेंशनल है कि एक्सटर्नल हालात है, ये अभी इसके बारे में मतलब जिस राज्य में पिछले 10 सालों में 80 में से पूरे भारत में 80 बैंक लाइसेंस रद्द हुए, जहां जिस राज्य में 36 के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, पर जहां पर, एक मिनट सर, थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को होनी चाहिए, हमारा सिस्टम चलता कैसे है। 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जी, फिर 2021 में शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक, फिर 2022 में इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक, फिर 2022 में ही मराठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं, गड़बड़ झाले हो रहे हैं, वहां पे तो और आंखें खुली रखनी चाहिए सिस्टम को। इनमें क्या चीज है कि जो कोऑपरेटिव बैंक है, इनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि उन्हीं के लोग होते हैं। फिर सरकार क्या कर रही है? नहीं, वो उनका स्ट्रक्चर ऐसा है। देखिए, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर कमाल है, मतलब अब स्ट्रक्चर ऐसा, हम क्या करें, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, इसके कानून है, पर विद इन दी कानून ही तो काम होगा ना। देखिए, ऑल ऑफ ए सडन कोई घटना, देखिए कोई भी चीज मतलब होगी, ये कानून ऐसे हैं कि अमीरों को पूरा फायदा मिल जाता है, अमीरों का कुछ नहीं, बाल बाका नहीं होता, आम आदमी रोता रहे, मैं इस चिल्लाता रहे। मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। मैं इसका कारण ये मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। मैं आपको बता दूं, जो आपने राइट ऑफ कहा, फॉर एग्जांपल आपके 3 बड़े डिफॉल्टर्स कौन है? विजय माल्या, मेहुल चोकसी, और एक तीसरा कौन सा है, मैं नाम भूल गया, नीरव मोदी। अब आप देखिए, इनकी जो है 22,000-23,000 हजार करोड़ का इनका, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, इनके पास हमारा मतलब बैंकों का बकाया है, जिसमें से ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में 2023 जून में एफिडेविट फाइल किया है, उसमें से 21,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी आइडेंटिफाई हो गई। ये जो सिलेक्टिव आंकड़े एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूं, वो हो चुकी है। मान लो अगर आज हमारी कानूनी प्रक्रिया ऐसा हो कि उस प्रॉपर्टी को हम बेच दें 21-22,000 करोड़, तो टोटल 23,500 का जो कर्जा है। और ये आंकड़े आपके बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं 2 आंकड़े आपको बता, हाँ बताइए मट्टू साहब, आपकी इजाजत से। एक उद्योगपति हैं, अब कोई भी थोड़ा दिमाग लगाएगा, सर्च करेगा, नाम आ जाएगा। 65,000 करोड़ की देनदारी थी, 60,000 करोड़ माफ हो गए, 5,000 में सारा मामला रफा दफा हो गया। एक 47,000 करोड़ के कर्जदार थे, 46,500 करोड़ में वो माफ हुए, 400-450 करोड़ की देनदारी चुकाकर मामला सारा साफ हो गया। अब देखिए, ये इसमें देखना पड़ेगा कि उनको छोड़ दिया गया है कि ये टेक्निकल राइट ऑफ है। अगर टेक्निकल राइट ऑफ, आम आदमी को तो नहीं छोड़ा किसी लायक। अब देखिए, बैंकिंग सिस्टम ही ऐसा है कि आम आदमी का पैसा लेके वो इनकम पैसा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैं एक बड़ा, मैं इस मामले में तो नादान हूं, अज्ञानी हूं। नहीं, आप इकोनॉमिस्ट हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, बैंकों का, उनके यहाँ पे कोई मशीन लगी होती है, कोई अलादीन का चिराग है, उनका पैसा है? नहीं, उनका तो नहीं है ना, मेरा पैसा है, मैं पैसा दे रहा हूं भाई, मैं जमा कराता हूं बैंक में पैसे, और बैंक उस पैसे को कर्ज देता है, मुझे ब्याज देगा 4% या 5%, 7-8% पे वो कर्ज पे चढ़ा देगा, उससे वो ले लेगा, यही कमाई का जरिया होता है। पैसा मेरा है, बैंक का तो नहीं है। वो ऐसा कोई खैर ख्वाह खुदा तो नहीं बन गया। वो देता है बड़े बड़े कारोबारियों को। बैंक डूबेगा, घाटे में तब आएगा जब वो पैसे नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक। मेरे पैसे लेने से तो बैंक डूबेगा नहीं, तो पैसा मेरा, उस पर करोड़पति अरबपति बनकर घूम रहा है कोई और, वो कहता है नहीं देता पैसा, मैं ठेंगा दिखा रहा हूं। बैंक कहता अब करे क्या? आरबीआई कहता है अब मुझे आपके पैसे, संदीप चौधरी, आपके पैसे बचाने के लिए अब मैं रोक लगा रहा हूं, 6 महीने आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ये कौन सा इंसाफ है? मैं आपको एक सब, देखिए, बैंकिंग प्रक्रिया ही ऐसी है कि एक सेकंड, देखिए, बैंकिंग जो बनी अमीर को बचाने के लिए, नॉट नेसेसरीली, वर्ल्ड ओवर ऐसा है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ओवर, देखिए अब दुनिया के उदाहरण, ये नहीं कर रहा, बैंकिंग का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप छोटी सेविंग को टैप करके उसको आप प्रोडक्टिव, मतलब मरेगा तो छोटे आदमी का ही पैसा। पर एक चीज, मलूक नागर साहब, एक सेकंड सर, अभी मैं आ रहा हूं। तो मतलब छोटे आदमी का ही पैसा मरेगा, सिस्टम ऐसा है, क्या करें? संदीप जी, देखिए, आपने जो पूरा पैनल बैठा है, पूरा देश देख रहा है, क्योंकि मैं बढ़िया
एकदम पार्लियामेंटेरियन रहा हूं, सबसे ज्यादा 17वीं लोकसभा में मुद्दे उठाने का रिकॉर्ड मेरा नाम है, तो मुझे 2 मिनट देना और कुछ ना कुछ नई चीज दूंगा आपके शो से। एक तो क्लियर बात है, ये मुद्दा डिस्कशन में आया, और एक जो हमारे कांग्रेस के साथी सपरा साहब बैठे हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया, मेरी भी सुनने में आया, कांग्रेसियों ने, कई विधायकों ने, कई पूर्व एमपीओ ने उस बैंक से कई करोड़ों रुपए ले रखे हैं। नाम बता दीजिए, जैसे चरण सिंह सापरा ने बताया। मैं बता रहा हूं, आप नाम ले दीजिए। बता रहा हूं। जहां तक राम कदम जी का सवाल है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उन पे लोन है तो वो बहुत जल्द पूरा करेंगे, और अगर लोन नहीं है, सपरा साहब ने अगर झूठ बोला है तो ये मानहानि के केस को तैयार रहे। सपरा साहब बच नहीं सकते, आपने कांग्रेस पर आरोप लगाए, तो नाम बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, अगली बात तो सुनो। देखिए, जहां तक बात है सपरा साहब की, बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे हैं। अरे 1 लाख रुपए मिलता था जब तुम्हारी सरकार थी, कम से कम एनडीए की सरकार ने 5 लाख तो करा। और जहां तक बात है, डिस्कशन हो रहा है, ये आम आदमी को समझा दीजिए। जहां तक बात है, आपके 50 लाख रुपए जमा है, 5 लाख तो दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं आप। संदीप जी, पैसा किसका है? संदीप जी, पैसा तो आम आदमी का है ना। संदीप जी, बढ़िया पार्लियामेंटेरियन, कुछ अनुभव का फायदा हाँ, देश तो की वो तो जनता को उठाने दो, और आपके शो को भी जरा हिट होने दो। देखिए, कहीं भी गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की, संशोधन की। जो कांग्रेस के कार्यकाल में कितने संशोधन हुए, 60 साल 65 साल में, और इस सरकार ने, इस सरकार ने, सुनो मैं बता रहा हूँ, 80 सहकारी बैंक बंद हुए। की बात पा रहा हूँ। संदीप भाई रुक जाओ जरा प्लीज। 10 साल में इतने संशोधन हुए, उससे कहीं 65 साल एक तरफ, 10 साल एक तरफ। क्यों? क्योंकि जो जहां खामियां थी उनमें संशोधन करे गए। आज आपके शो पे जो चर्चा हो रही है, हम बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि देश की सरकार संवेदनशील है, और जिन लोगों के पैसे फंसे हैं उन लोगों को जैसे 1 लाख से 5 लाख कराए, आने वाले समय में जो गवर्नमेंट तो मतलब जो खत्म करने दो, जो ऑटोनॉमस बॉडी है, जो ऑटोनॉमस बॉडी है, उसने जो निर्णय लिया है, अगर जरूरत पड़ेगी इस तरह के मुद्दों पे जहां जनहित में लोगों के पैसे मरते हो, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कानून में भी बदलाव करना पड़ेगा, तो करेंगे। और सरकार कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी, जिससे 1 लाख से 5 लाख करे थे, इसी तरह कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेंगे, जो आने वाले समय में ये मोदी सरकार है, ये देश हित में काम करती है और करती रहेगी। तो वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई बयान आना चाहिए था कि नहीं? मेरे हिसाब से एकदम कुछ नहीं होता है, बड़ा प्रोसेस में है। अच्छा, और आने वाले पैसे नहीं निकाल सकते भाई। संदीप 13 तारीख से फरमान लागू हो गया, 14 तारीख है। संदीप भाई, शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। संदीप भाई, इसके लिए विधायक या एमपी बनना पड़ेगा। देश के कानून में संशोधन कैसे होता है, ये और स्टैंडिंग कमेटियों में वर्कआउट डिटेल में कैसे वर्किंग होती है स्टैंडिंग कमेटियों में, और वो फिर कैसे आकर के पार्लियामेंट वापस आता है, और फिर सरकार उसको कैसे अमल में लाती है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ संशोधन किए हैं कांग्रेस या यूपीए की सरकार। 65 साल एक तरफ और 10 साल 11 साल मोदी जी की सरकार एक तरफ, और सरकार संवेदनशील है, कुछ ना कुछ जरूर होगा। और आपके शो का फायदा देश की गरीब जनता को, जिन लोगों का पैसा फंसा है, उनका जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा। 80 बैंक कैसे बंद हो गए पिछले 10 सालों में? इतने ऐतिहासिक काम किए हैं तो देखिए, जो एक प्रक्रिया है, 80 बैंक को अगर देखेंगे तो ये भी देखेंगे 65 साल में संशोधन एक तरफ और 11 साल में संशोधन एक तरफ, और जो कहीं खामी रह गई है देश के कानून में, और जिससे गरीब लोगों का या आम लोगों का पैसा का नुकसान हो, उसमें इंप्रूवमेंट जरूर होगा। आने वाले समय में इसको जरूर कुछ ना कुछ इसके बारे में करा जाएगा। मलूक नागर साहब जी, कोई कारोबारी है, उद्योगपति है, उसका सब कुछ बंद करके, उसके खाते सील करके कि 6 महीने में थोड़ा तफ्तीश करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि ये पैसा आपका डूब गया है या आप इसे फिर से निकाल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कभी? आपने मेरी बात को सपोर्ट कर दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकाल 60 साल 65 साल में कमी रही थी, इस सरकार में अभी कुछ ना सरकार चल रही है। मलूक नागर साहब, 65 साल को भूल जाइए, और 65 में भी बहुत सारे साल चौधरी साहब इतने बदलाव करें जिसकी कोई गिनती करो तो रिकॉर्ड लाओ, पता लग जाएगा। और आने वाले समय में इस तरह के मुद्दों पे मोदी सरकार संवेदनशील है। जनहित में कहीं जहां जरूरत पड़ेगी कानून में संशोधन की, वो पक्का करे जाएंगे।
सवाल का तो जवाब दे दीजिए, जी। या भूल गए मैंने क्या पूछा था आपसे? नहीं, आप बताइए, आप एक्चुअल में जहां पे काम की बात आती है, जहां पे जो एक्चुअल में है उसको हिट करने नहीं देते, अपनी कोई चीज ऐसी लाके फांसते हैं, दूसरा है तो डिस्टर्ब हो, या आपके जितना नहीं तो मतलब जोर से आपने नहीं बोला जा पहले ही सकता। तय कर लिया सवाल सुनना ही नहीं है, सवाल कोई सुना, सवाल क्या पूछा जा सवाल रहा है? सुना है, सवाल का तो जवाब उसका दिया जवाब है। दे दीजिए ना। अभी एक तो आपने नाम नहीं बताया, आपने पलटवार किया है, तो कांग्रेस के किस विधायक या नेता का इस बैंक में खाता है और उसने लोन लिया, आप नाम बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूं जो बीजेपी वालों को कह रहा हूं उनका नाम एक दो और पूछ लेना। मैं तो कहा एक दो मेरे और सुनने में उन्होंने आया नाम है, बोल दिया, मुझे तो नाम सुनने में बता आया दीजिए कांग्रेस ना। के नेताओं ने करा है। तो जहां तक बात राम कदम की है वो तो पैसे जमा करेंगे, और नहीं तो मानहानि के तैयार हो जाए, सपरा साहब को भागने नहीं देंगे। हाँ। मानहानि का केस फेस करना पड़ेगा इन्हें। हाँ, मानहानि का केस तो हो जाएगा। राम कदम बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, ऐसे देश के नेशनल टेलीविजन में बैठ के कुछ भी बोलते हैं, ऐसे ठीक नहीं है। बयान नहीं आना, कोई मंत्रालय की तरफ से कोई बयान देने की जरूरत नहीं, कोई सफाई देखिए, देने की पूरा जरूरत होमवर्क करने के बाद एक प्रोसेस है। जैसे आपका चैनल है, आपकी जो आज शाम को 7 से 8 चलेगा, तो पूरा दिन इसकी तैयारी करनी पड़ती है। उसी क्रम में सेम जो सवाल परिपाटी मैंने में पूछा था, आइडेंटिकल जैसे सिचुएशन आपने में तैयारियां करके आने वाले समय में सब चीजें जानबूझकर आएंगी। सोच समझकर अनसुना कर दिया। आज तक भारत के आजाद इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि किसी उद्योगपति का खाता सीज कर दिया गया हो कि 6 महीने आप पैसे नहीं निकाल सकते, अभी देखते हैं ये पैसा डूबा है या नहीं, ये 6 महीने में तय करेंगे, तब तक आप ना पैसे डाल सकते ना निकाल सकते। ये आम आदमी के साथ यही हुआ है ना। देखिए, हम इस बात के पक्षधर हैं, आम आदमी के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे किसी उद्योगपति के साथ हो जाए। लेकिन जो आपका प्रश्न है, एक नहीं करोड़ों ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे रिकॉर्ड हैं जहां पे उनके अकाउंट सीज करें, और 1-2 साल नहीं, 5-5, 7-7 साल तक, एक दो उदाहरण 5-5, 7 साल तक लोगों के सीज रहे हैं। नोएडा के लोगों के कितने, पर देश के कानून के हिसाब से हर किसी को मूव करना पड़ेगा, आपको भी और मुझे भी। अगर कहीं कमी है तो देश की संसद में विधेयक संशोधन लाके बदलाव करा जाएगा, जब उसका राहत मिलेगी, और पक्का आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ठीक है, कानून ऐसा है घनश्याम तिवारी, और हर देशवासी को कानून का पालन तो करना होगा, ये कह रहे हैं मलूक नागर। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें अहम हैं। देश के प्रधानमंत्री अपने सबसे अमीर मित्र को जेब में रख के 10 साल से अपनी गरीबी की मार्केटिंग करते हैं। देश की वित्त मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है तो कहती है मैं प्याज नहीं खाती तो प्याज के दामों से मुझे असर नहीं पड़ता। हो सकता है वो कहें कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में मेरा पैसा नहीं है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की एनुअल रिपोर्ट, एक मिनट बीच में नहीं प्लीज, 2022 आपको किसी ने नहीं रोका, बोलिए घनश्याम। वेबसाइट पे आपके दर्शकों को मिल जाएगा। जिस तरीके से आपने उसकी पृष्ठभूमि बताई, जिस तरह के उसके ग्राहकों को दिखाया, ये पृष्ठभूमि लेबर मूवमेंट की पृष्ठभूमि रही है। 6000 से अधिक ग्राहक हैं। बैंक का 2021-22 में मुनाफा था, उसके बाद नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है कि अचानक बैंक एक कंजर्वेटिव फाइनेंशियल मॉडल पे ऑपरेट करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक बैंक को पता चला कि अब वो अपने डिपॉजिटर्स को पैसा नहीं दे पा रहा है। लेकिन पृष्ठभूमि क्या है, बैकड्रॉप क्या है? बैकड्रॉप ये है कि देश में एक ऐसी सरकार है जो बिल्कुल शुद्ध तरीके से सबसे अमीर पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। चाहे 15 लाख करोड़ का लोन माफ करना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को 10,000 करोड़ का चंदा मिलना हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे अडानी जी को हर तरीके से बचाने की कोशिश करनी हो, उनका प्रवक्ता बनना हो, चाहे मंत्री को बनना हो, सांसद को बनना हो, सारी सरकार। अगर आज यूएस से अडानी के ऊपर एक सवाल आता है तो समूची भारतीय जनता पार्टी आपने पूरी पृष्ठभूमि बांध दी, लेकिन ये जो हमारे ग्राहक नहीं, अगर देश में एक कानून है, एक व्यवस्था जैसी बनी है, बैंकिंग की जो व्यवस्था है, प्रणाली है, उसको लेकर चेक्स एंड बैलेंसेस वो तो फॉलो हो रहे हैं। अब उन्हें फॉलो किया जाए तो अब उसमें आम आदमी को थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो क्या किया जा सकता है? कैसी व्यवस्था है कि क्या मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जो कि प्रधानमंत्री के मित्र कहलाते थे, वो 11,000 करोड़ पीएनबी का लेके भाग गए? क्या किसी ने बाइट दिखाया कि वो भीख मांगने के लिए खड़े हैं या बर्तन मांजने के लिए खड़े हैं? सिर्फ आम आदमी जब वो कहता है कि अब वो विवश है, इतना ही नहीं, जितने आपने दिखाया उसमें एक टॉपिक और सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा। जब आपके पास इस तरह की आपदा आती है, ये सरकार की दी हुई आपदा है, भ्रष्ट सरकार जो पूंजीपतियों के लिए काम करती है, उसके बाद जब आप अपने लोन नहीं चुका पाते हैं तो आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। आपका सिबिल स्कोर खराब होता है तो आपको भविष्य में जो भी लोन आप लेंगे वो आपके लिए महंगे हो जाते हैं। तो ये जो एक सिलसिला सरकार ने, केवल ये 6 महीने का सिलसिला नहीं है,
इस 6 महीने का जो डोमिनो इफेक्ट है उससे आपका भविष्य खराब होगा, आप लोन नहीं ले पाएंगे, आपके लोन महंगे होंगे। और ये सरकार जिसके मित्र 11,000 करोड़ लेके भाग जाते हैं, ये अपने आप नहीं भागे, इनके सरकार की नाक के नीचे से भागे। आप एक यहाँ पर उमेश राज जैन है, जोधपुर वासी हैं, जीएसटी, वो कह रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक एक घोटाले का मॉडल है, इसके प्रबंधन के पीछे राजनीतिज्ञों का हाथ रहता है और महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है। क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कोई एक पार्टी नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी दर्शक है, बहुत सारे आप एनसीपी को क्यों भूल रहे हैं या कांग्रेस को क्यों भूल रहे हैं? बड़े बड़े नेता वो कोऑपरेटिव बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं भूल, मैं बिल्कुल नहीं बोला। मैं कह रहा हूं कि एक पार्टी जो लोगों का वोट लेती है, प्रमुख दल है वहां पर, उस पार्टी की तरफ से एक जिम्मेदार बयान लोगों के लिए नहीं आया है। उसके न वित्त मंत्री का आया है, न वहां के सांसदों का आया है। मुख्यमंत्री का क्या बयान आया है कि भाई ये तो हो गया, ठीक ही हुआ होगा। ये कोई बयान होता है? ये कोई जिम्मेदारी होती है? इसका मतलब लोग आंसू बहाते रहें, आप नहीं कहेंगे। और ये कहना कि ये तो कोऑपरेटिव बैंक, अभी आपके एक आरबीआई के विशेषज्ञ ने कहा कि लोग छोटे बैंकों में पैसा क्यों जमा करते हैं। आप घोषणा कर दीजिए कि अब लोगों को छोटे बैंकों में पैसा जमा नहीं करना चाहिए। स्कैम में फंसे आम आदमी, अगर कोई बैंक डूबे तो आम आदमी को कष्ट हो, और उसके जो सुनील कावड़े हैं, सीहोर वासी हैं, मध्य प्रदेश के जीएसटी, वो कह रहे हैं इस तरह अचानक बैंक बंद कर देना एक तरह से अघोषित नोटबंदी है। ये है ही, जो वहां पर खाता धारक है उनके लिए तो नोटबंदी ही हो गई। अगर आपको बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी इलॉन मस्क से मिले, ट्रंप से मिले, इस तरह की तस्वीरों को दिखा के वोट मिल जाते हैं, और अडानी जी का डिफेंस करते हुए, उनका स्पोक्स पर्सन करते हुए वोट मिल जाते हैं, तो आम आदमी जो दर्शक देख रहा है, ये जान लीजिए कि ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, उसमें एक भी अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता होता तो ये हुआ ही नहीं होता। जो परेशान हो रहे हैं, जो लोग परेशान कर रहे हैं, यकीनन अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं होते तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ कह रही होती। तो परेशान होने वालों में कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा, और परेशान करने वालों का सूत्र अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, तभी भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप करके बैठी है। कोई कहीं से कोई जिम्मेदार बयान नहीं दे रहा। लोग बर्तन मांजने को, जो 60-65 साल के रिटायर्ड लोग हैं, सोचिए, मेरे माता पिता के उम्र के लोग, वो कह रहे हैं कि अब हम बर्तन मांजने पे मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि जो रिटायरमेंट का पैसा उन्होंने बचाया था, अब उन्हीं का बैंक वो पैसा नहीं दे रहा, और आरबीआई से के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि लोग छोटे बैंकों में पैसा क्यों रखते हैं। ये तो कमाल है। इसमें करीब 300 लोग इसके तलाटी साहब है, पीसीआर अगला सवाल दिखाइएगा। मेरे ख्याल से अब उनका सवाल आने वाला है। तलाटी साहब का सवाल लगाइए। मट्टू साहब के लिए ये सवाल, मैं इसका जवाब चाहूंगा। संजीव तलाटी हैं मट्टू साहब, अहमदाबाद वासी हैं। वो कह रहे हैं न्यूनतम बैलेंस मेंटेन ना होने पर चार्ज वसूल करने वाले बैंक आम आदमी का पूरा पैसा डुबो देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? देखिए, मेरी पूरी सहानुभूति है ऐसे डिपॉजिटर्स के साथ, बिकॉज दे हैव बीन, उनको अचानक ये सदमा में लगा है, किसी को पैसे की जरूरत होती है, सब फंस चुके हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पर मैं आपके माध्यम से ये भी आश्वासन देने का प्रयास करूंगा कि 1963 के बाद, ये ऐसी घटना पहली दफा नहीं हुई है। 1963 के बाद रिजर्व बैंक, एक सेकंड 1963 के बाद रिजर्व बैंक ने, आप इतिहास उठा के देखें, किसी बैंक को फेल होने नहीं दिया है। अब आगे का तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा, पर ये देखिए ना, ये सिस्टम एक बना हुआ है, उस प्रक्रिया के हिसाब से काम होता है। उस प्रक्रिया में खामियां अगर हैं तो उसको उजागर किया जाए, उसको सुधारा जाए। आर के उपाध्याय, अब 1 ही मिनट बच गया है। राणा साहब, क्योंकि आपके बारे में टिप्पणी भी हुई है, आप कुछ कहना चाहेंगे? उपाध्याय साहब का जो सवाल है, आखिरी सवाल कार्यक्रम का, हर वो बैंक जिसे आरबीआई मान्यता देता है, उससे डूबने या बंद होने पर ग्राहकों की क्षति आरबीआई पूरी करे। मान्यता तो आप देते हैं ना, जिम्मेदारी किसकी है फिर? नहीं, बिल्कुल आरबीआई की होनी चाहिए। इसीलिए हमने सरकार से जो एक सजेशन दिया है कि एक डिपॉजिट इंश्योरेंस किए जाए। और दूसरा, जो बार बार नेताओं का नाम आ रहा है, बिल्कुल हमने अपने इलेक्शन कमीशन से 2 बार लिखा है कि जो भी, चाहे एमपी का इलेक्शन है या छोटा इलेक्शन है, उनसे एक एफिडेविट दिया जाए, अपने बैंक से लेके आए कि मेरा कोई बैंक का डिफ़ॉल्ट नहीं है। अगर ये शुरू हो जाएगा तो ये ऐसे नेता जो कि पैसा बैंकों का लेके और भाग जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, वो कम से कम सामने आएंगे और इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। ये अगर इलेक्शन कमीशन कर देता है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलके जो है इस तरह के सुझावों को, इस तरह के रिफॉर्म्स को होने नहीं देते, जिसके कारण आम आदमी परेशान होता। एक बात यहाँ पर बड़ी साफ है, चाहे वो राणा साहब कह रहे हो, मट्टू साहब कह रहे हो, भाई व्यवस्था है।
एक व्यवस्था है, पर ये व्यवस्था व्हाई इज इट सो लोडेड इन फेवर ऑफ द हैव्स? जो अमीर है वो इसे कठपुतली की तरह क्यों नचा पाता है, उसको कभी नुकसान क्यों नहीं होता, और गरीब की बचत क्यों साफ हो जाती है, और इस पर चुप्पी क्यों साध ली जाती है, और ये बड़ी खबर क्यों नहीं बनती है, इस बारे में भी जरा आप सोचिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।